हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्विक रिवीजन सेशन ऑफ चैप्टर डिटर्मिनेंट। आप देख रहे हैं आशीष ट्यूटोरियल का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं। इस वीडियो में रिवीजन ऑफ डिटर्मिनेंट, पूरे डिटर्मिनेंट का। इसके पहले हम लोग मैट्रिक्स का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ वीडियो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक्स के क्विक रिवीजन का लिंक दिया हुआ है, वहां से पहले आप मैट्रिक्स देख लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट देखना ज्यादा बेहतर रहेगा। डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट्स अ वैल्यू कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। यानी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ए वैल्यू, उनका एक वैल्यू होता है जो उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो जैसे मान लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है a = 2। यह स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे, या मॉड ए से। इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं और इसका वैल्यू सिंपली 2 ही हो जाएगा। पहले वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीखें। जैसे अगर कहीं दिया हुआ है b = ऐसे दिया है -5, तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b या मॉड b का भी वैल्यू -5 हो जाएगा। यहाँ मॉड का मतलब वो फंक्शन वाला मॉडुलस मॉड नहीं है, यहाँ मॉड मतलब डिटर्मिनेंट है। और अगर वन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही हो जाता है जो एलिमेंट का वैल्यू होता है। उसके बाद अगर 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, बेसिकली हमें 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना क्लास 12 में सीखना है। फिर प्रॉपर्टीज के बारे में सीखना है, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके हेल्प से क्वेश्चन बनाने हैं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। लेकिन पहले वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर कोई भी निकालना है, तो अगर वन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो एलिमेंट है वही उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है। अगर मान लें अगर 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, जैसे a11, a12, a21 और a22 ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में डिटर्मिनेंट ऑफ a या मॉड a का वैल्यू क्या होता है, तो पहले यह साइन ऐसे हो जाता है a11, a12, a21 और a22 ऐसे हो गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें क्रॉस करते हैं, यानी a11 इंटू होता है a22 में, माइनस a21 इंटू होता है a21 इंटू होता है a12 में। और आगे हम बात करें तो जैसे मान लें कि अगर a कहीं दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 5, -7, 2, -3 ऐसे दिया है, और मॉड a पूछे, तो मॉड a का मतलब हुआ 5, 2, -7, -3 का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में पहले 5 को इंटू करते हैं -3 में, तो हो जाता है -15, और इसमें से घटाते हैं 2 इंटू -7 यानी -14 को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है -1। तो इतने से हमें आशा है कि अगर वन ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट दिया है या 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने आपको आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, और माइनर और कोफैक्टर सीखने के बाद हम 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। लेकिन उसके पहले क्लियर होना चाहिए कि वन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही हो जाता है जो उसके एलिमेंट्स का वैल्यू है। 2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू a11 को a22 में इंटू करते हैं और उसमें से घटाते हैं a12 इंटू a21 को। यह 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइनर और कोफैक्टर के बारे में, कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो ध्यान रहे कि किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर और कोफैक्टर होते हैं। हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है और हर एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है। जैसे अगर 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, यानी उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 के 9 माइनर्स होंगे और 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर होंगे। हम एक एक करके बात करेंगे। पहले 2 ऑर्डर के किसी डिटर्मिनेंट्स के माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। मान लीजिए a दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है 5, 7, 1, 2 ऐसे दिया है। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए वह एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। बाकी जो बचता है उसी का वैल्यू हमारा माइनर कहलाता है। जैसे इसमें अगर हम कहें कि m11 माइनर को ith रो और jth कॉलम के माइनर को mij से डिनोट करते हैं। m11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, यानी 5 का माइनर। तो आप क्या करेंगे, सिंपली कि यह पूरा रो डिलीट कर देंगे, यह पूरा कॉलम डिलीट कर देंगे, तो बचा 2।
इसका अगर माइनर निकालने के लिए कहा जाए M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो यह है सेकंड कॉलम यह है, दोनों को डिलीट किए तो M12 का वैल्यू 1 आ गया। अगर और इसमें कहा जाए कि M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है तो सेकंड रो डिलीट फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो यह क्या हो जाएगा 7। और अगर M22 निकालना है, M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है तो सेकंड रो डिलीट सेकंड कॉलम डिलीट, यह क्या हो गया हमारा 5। ऐसे चारों एलिमेंट के 4 माइनर निकले। अगर यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता, जैसे कंसीडर करें 2 -1 3 4 1 7 2 5 0 ऐसे दिया है। और कहा जाए कि इसमें निकालिए M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 है, इसका माइनर निकालना है 2 का, तो क्या करेंगे 2 वाले रो को डिलीट कर देंगे, 2 वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बच क्या जाएगा 1 5 7 0 इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो 1 × 0 0 -5 × 7 35 यानी -35 इसका माइनर हो गया। जैसे इसमें कहा जाए कि M23 निकालिए, मतलब इसका माइनर 9 का अलग अलग माइनर होगा। M23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 7 का माइनर, तो 7 का माइनर निकालना है, क्या करेंगे 7 जिस रो में है पूरे रो को डिलीट कर देंगे और इस पूरे कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो जब यह रो 7 वाला और कॉलम डिलीट हो गया तो क्या क्या बचा 2 -1 2 5 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। जैसे इसमें था कि एक रो और एक कॉलम को डिलीट करते थे तो एक एलिमेंट बचता था 2 का डिटर्मिनेंट भी 2, लेकिन यहाँ पे एक रो और एक कॉलम को डिलीट किया तो 4 एलिमेंट बचे और इन चारों का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो 2 × 5 यानी 10 -2 × -1 -2 यानी इसका वैल्यू हो गया 12। अगर हम बात करें M31 की, मान लें 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो थर्ड रो यहाँ है फर्स्ट कॉलम यहाँ है, यहाँ पे 2 है। अब 2 का माइनर निकालना है तो 2 वाले रो को डिलीट कर दे, 2 वाले कॉलम को डिलीट कर दे, तो क्या हमारा बचेगा, तो -1 1 3 और क्या बचा 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -7 में से घटाएंगे -3 को -10 हो जाएगा। यह निकला माइनर। ध्यान रहे माइनर और कोफैक्टर का यूज इसके जस्ट बाद वाला जो हम लोग का रिवीजन वीडियो होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसमें भी माइनर और कोफैक्टर का यूज बहुत बृहद होने वाला है। इसलिए इस माइनर और कोफैक्टर को क्लियर करना है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस रो को डिलीट करेंगे, उस कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो एलिमेंट जो नंबर बच गया वह माइनर हुआ, या अगर नंबर्स बच गए तो उन नंबर्स का जो डिटर्मिनेंट हुआ वही किसका वैल्यू हो गया, माइनर का। और ith रो और jth कॉलम के कोफैक्टर को डिनोट करते हैं Cij और Aij से, कैपिटल Aij। आपने देखा होगा स्मॉल aij यानी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को, जैसे A11 तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो 5 हुआ, लेकिन कैपिटल A11 रहेगा यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, या C11 भी इसको कहा जाता है। ये क्या होता है, तो ये Mij के ही इक्वल होता है, लेकिन इसके पहले लग जाता है -1 to the power i plus j। जैसे अगर M11 निकालना है C11 या A11 कैपिटल A11 निकालना हो तो 2 ही होगा, लेकिन इसके पहले हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 यानी 2, तो -1 के पावर में इवन नंबर है 2, तो +1 यानी कोफैक्टर का भी वैल्यू 2। जैसे मान लीजिए C12 निकालना है तो M12 का वैल्यू 1 है तो 1 ही होगा, इनटू में बस -1 का पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर यानी 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अगर बात करें M21 की तो M21 तो निकला हुआ है हमारा C21 निकालना है तो M21 ही होगा। M21 का वैल्यू कितना है 7 है, लेकिन इसके पहले हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1 यानी 3, तो -1 के पावर में ऑड नंबर है तो -1 इंटू 7 यानी हो जाएगा -7। इसमें भी अगर बात करें कोफैक्टर निकालना है तो माइनर का ही वैल्यू कोफैक्टर होता है। यह फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कोफैक्टर इक्वल टू माइनर इंटू -1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। जैसे इसमें M11 निकाले हैं, अगर C11 निकालना है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, तो वही होगा जो माइनर है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट हमने इवेल्युएट किया, लेकिन इसके पहले लग जाएगा -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 इंटू C11, तो -1 का पावर 2 1 होता है और M11 और M11 का हमारा वैल्यू आया है -35, तो -1² यानी 1 इंटू -35 यानी -35 हो जाएगा। अगर मान लें कि हमें C23 निकालना है तो क्या होगा, -1 का पावर 2 + 3 यानी कितना 5 इंटू में M23, मैंने माइनर तो रहेगा नहीं,
जिसका को फैक्टर निकालना है उसका माइनर, और इनटू में केवल -1 के पावर में रो नंबर प्लस कॉलम नंबर लग जाएगा तो माइनर से को फैक्टर बन जाएगा। तो -1 का पावर 5 -1 और M23 का वैल्यू आया है 12, तो -1 × 12 यानी -12 हो जाएगा इसका माइनर। इसके बाद हम लोग का क्या होता है कि जैसे M31 निकाले हैं, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ही कह दें यहाँ पे निकालने के लिए कि आप निकालिए C32 यानी क्या हो जाएगा, तो -1 का पावर 3 + 2 5 इंटू M32। तो M32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम का माइनर, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 5 का माइनर क्या होगा, तो यह रो डिलीट यह कॉलम डिलीट, क्या बचा हमारा 2 4 3 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 4 3 7। -1 का पावर 5 यानी माइनस हो जाएगा, इंटू में 7 2 जा 14 -12, तो यानी -2 हो जाएगा इसका को फैक्टर। इसको छोड़ के केवल यह निकाल देते तो 2 हो जाता है इसका माइनर। तो ऐसे पहले आपको यह क्विकली रिवाइज करना होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के माइनर और को फैक्टर क्या होते हैं। और आप किसी 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अगर 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। अब जब माइनर और को फैक्टर आप निकालना सीख जाएंगे तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि किसी 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। 3 ऑर्डर यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कि 3 ऑर्डर के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लें कि अगर इवेल्युएट करना है क्वेश्चन में दे रहा है इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 7 -1 5 0 2 9 1 ऐसे दिया है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, इसका ऑर्डर 3 है। अगर इसी को बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता तो यह 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होता और इस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू निकालना है, यानी इस डिटर्मिनेंट का हमें सिंपली वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, तो देखिए इसमें 3 रो है और कॉलम भी टोटल 3 है। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम, आप 6 में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आप मान लें कि हम कहें कि रो 1 को पिक किए, चाहे रो 2 को या कॉलम 3 को हम पिक करते हैं, तो कॉलम 3 में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, 7 0 और 1। तो इन तीनों को इंटू कर देंगे इनके को फैक्टर में। 7 × 7 का को फैक्टर, 0 × 0 का को फैक्टर, 1 × 1 का को फैक्टर, तब सबको ऐड कर देंगे, वही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। आप चाहे तो कॉलम 3 की जगह रो सेकंड, रो फर्स्ट, रो थर्ड कोई ले सकते हैं। जैसे रो सेकंड लेते हैं तो -1 × -1 का को फैक्टर, 5 × 5 का को फैक्टर और 0 × 0 का को फैक्टर, उसको ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम कॉलम 3 को चुनते हैं तो यहां हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग, इसको एक्सपेंड करते हैं, किसके एलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो कॉलम 3 के एलोंग। तो कॉलम 3 के एलोंग एक्सपेंड करना है, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 7 के इंटू में क्या होगा कि 7 का को फैक्टर। तो 7 का को फैक्टर स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे कैसे निकालेंगे कि इस 7 वाले रो को डिलीट किए, 7 वाले कॉलम को डिलीट किए, तो क्या हमारा बचा -1 5 2 9। क्या यह 7 का को फैक्टर है, बिल्कुल नहीं, यह 7 का माइनर है। रो और कॉलम को डिलीट करने पे जो डिटर्मिनेंट बचा है वह है हमारा माइनर। को फैक्टर अगर जानना है तो इसके पहले -1 के पावर में 7 का को फैक्टर है, तो रो नंबर है 1 और कॉलम नंबर है 3, तो 1 + 3 यानी -1 का पावर 4, फिर प्लस 0 × 0 का को फैक्टर। तो 0 का को फैक्टर कैसे निकलेगा, यह रो डिलीट यह कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 3 2 9। तो यहां लिखेंगे हम 2 3 2 9। क्या यह 0 का को फैक्टर निकला, बिल्कुल नहीं, यह 0 वाले रो और कॉलम को डिलीट किए हैं, तो जो मिला यह 0 का माइनर है। को फैक्टर जानना है तो इसके पहले माइनर के पहले -1 का पावर जिसका हम निकाल रहे हैं को फैक्टर, उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। तो रो है दूसरा, कॉलम है तीसरा, तो 2 + 3 -1 का पावर 5 और तीसरा फिर 1, तो 1 × 1 का को फैक्टर, तो 1 का को फैक्टर 1 वाला रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो क्या हमारा बच गया 2 3 -1 5। या माइनर निकला, एक पहले लगा दिए -1 का पावर, रो नंबर है थर्ड और कॉलम नंबर भी थर्ड, तो -1 का पावर 6। 7 × 7 का को फैक्टर, 0 × 0 का को फैक्टर, 1 × 1 का को फैक्टर। अब इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 × -1 का पावर 4 + 1 होता है, इंटू इसका वैल्यू कैसे निकलेगा इस डिटर्मिनेंट का, तो -1 × 9 यानी कि -9 -10
प्लस 0 के इंटू में 0 का को फैक्टर कुछ भी हो, इसका वैल्यू हमारा सिंपली 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -1 का पावर 6, इवन नंबर है निगेटिव, -1 के पावर तो 1 होगा, यानी 1 इंटू में 2 5 जो क्या हो जाएगा हमारा 10, और 10 में से घटाना है -3 को तो +3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं -19 और -19 इंटू क्या करना है हम लोग को 7 करना है। सिंपली ऐसे ही आपको सोचना है कि -7 इंटू -9 और इसमें जोड़ देना है 10 + 3 13 इंटू 1 यानी 13 को, इसको सिंप्लीफाई के यही हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 3 ऑर्डर के। तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट होगा तो उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो, उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिंगुलर मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लें कहीं लिखा है 5 - 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा है हाँ ठीक है, मैं यहाँ लिखा है 2, ऐसे दिया है। अब इस डिटर्मिनेंट में आप देखिए क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5 इंटू -2 -10 में से घटाना है -10 को तो 0 हो जाएगा, यानी यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। यह कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज और उस पे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन उससे पहले यह भी एक प्रॉपर्टी ही है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर n है, इससे फिक्स है कि एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के। जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लें कि कहा जाए कि इफ A इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन n ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी n रो है और n कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए यानी कि a में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के कितने टाइम्स के इक्वल होगा? तो k का पावर n। जैसे एग्जांपल के लिए कि इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर 3 है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, सच दैट मॉड A इक्वल टू 5, तो आपको फाइंड करना है मॉड 2A। क्या निकालना है? मॉड 2A। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, तो मॉड A इक्वल टू तो 5 दिया हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया कि मॉड 2A निकालना है, तो अगर 2 बाहर आएगा तो इसका पावर कितना करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है? 3, तो 2 अगर बाहर आएगा तो 2 का पावर 3 इंटू मॉड A हो जाएगा। मॉड A का वैल्यू 5 दिया और 2 का पावर 3 8 होता है, यानी मॉड 2A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। याद रखना है कि मॉड के A इक्वल टू k टू द पावर n इंटू मॉड A इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज n। यह एक प्रॉपर्टी है, यह भी एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। इसके आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हालांकि जो एक्सपेंशन हमने सीखा, इस एक्सपेंशन पे भी बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लें यहाँ पे x दे दिया और यहाँ पे x + 2 दे दिया और कहा गया कि इक्वल टू 15, तो आप x का वैल्यू निकालिए। तो आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन आपका जब करेंगे इसी मेथड से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पिक किए, उसके सारे एलिमेंट्स को, जिस रो या जिस कॉलम को पिक किए उसके सारे एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर में मल्टीप्लाई किए, फिर सबको ऐड किए, तो डिटर्मिनेंट निकला, उसमें x रहेगा, i इक्वल टू में 15 लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 13x है, i इक्वल टू 15 लिखे, तो यहाँ से आपका किसका वैल्यू निकल सकता है? x का। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक्सपेंशन से क्वेश्चन बहुत जगह ऐसे भी आ सकता है, जैसे डिटर्मिनेंट के केस में अगर कहा जाए कि यहाँ दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x2 x - 2 3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 5 x 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ये नहीं है कि x का वैल्यू 1 है, तो इस हिसाब से तो फिर x का वैल्यू 2 होगा। यह मैट्रिक्स नहीं है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तभी या दोनों इक्वल होगा। दोनों का वैल्यू इक्वल है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल है। तो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 3x - 2 इंटू x - 2, i इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 7 - 5x। यहाँ से आप x को एक साथ करके और x का वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट के यूज से। मान लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, x1 y1,
फिर दिया है B x2 y2 और फिर दिया है C x3 y3। इसका ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया होता है डिटर्मिनेंट ऑफ पहले रो। ध्यान रखें कि पहले रो में तीनों एलिमेंट अगर हम 1 लिख दें, पहला रो जो भी होगा यहाँ 1 1 1 लिख दें, फिर दूसरे में x1 x2 x3 लिख दें और फिर तीसरे में y1 y2 y3 लिख दें और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो यह डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वह ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताएगा। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया मतलब पॉइंट ए बी और सी जो है वह कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2, k उसके बाद 3 -5 और 7 2 आर कोलिनियर। तो दीज आर कोलिनियर इफ 1 1 1 फिर 2 3 7 k -5 2 इक्वल टू 0, यानी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 0 है। तो वहां से आप आसानी से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। यह सारे एक्सपेंशन पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिससे एक क्वेश्चन निश्चित रहता है एग्जाम में आना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर क्वेश्चंस बनाने के लिए कैसे आते हैं। वैसे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन का भी डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन का कम से कम यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला प्रॉपर्टी होता है कि इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू रिमेन सेम। मतलब कि ए के डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, यानी रो को अगर कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे कि 2 1 5 7 अगर ऐसे लिखा है इसका डिटर्मिनेंट और अगर रो को कॉलम में बदल दें यानी 2 1 5 7 ऐसे कर दें तो इसका डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि अगर किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में बदला जाए, जैसे यहाँ पे है 5 1 2 2 1 3 -7 2 5, अगर कहें कि रो 1 को भेज दें रो 3 के जगह पे, रो 3 को लेकर आ जाए रो 1 के जगह पे, यानी -7 2 5 और 5 1 2 यहाँ कर दे 2 1 3, दो रो को आपस में बदल दें या दो कॉलम को आपस में बदल दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अगर इसका वैल्यू 5 आने वाला है तो इसका वैल्यू आप निकाल के ट्राई करेंगे, -5 आएगा। तीसरा, अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम है, आइडेंटिकल है, जैसे यहाँ है 11 -13 17 2 9 14 और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लें 11 -13 17, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, सेम है। तो कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। चौथा प्रॉपर्टी कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम ना होकर प्रोपोर्शनल भी है, प्रोपोर्शनल है, जैसे कि मान लें 2 5 7 -7, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे -6 ले लेते हैं, 3 -4 और यहाँ पे है 11 17 और यहाँ पे -9 है और यहाँ पे 12 है। देखिए यहाँ पे कोई दो रो या दो कॉलम सेम नहीं है लेकिन कॉलम 1 और कॉलम 3 प्रोपोर्शनल है क्योंकि 2 और -6 का रेशियो 2/-6 -1/3 3/-9 भी -1/3 और -4/12 भी कितना होता है -1/12 3, ये तीनों इक्वल हैं यानी कि कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट 2 3 और -4 प्रोपोर्शनल है -6 -9 12 के, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा होगा 0। यह हमारा चौथा प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वह एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवें प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमारा पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से तो k से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी k गुना हो जाता है। जैसे मान लें कि यहाँ पे लिखा है 5 1, यहाँ है 5 1 7 3 -2 4 1 5 6 और यह a का वैल्यू है। अगर कहा जाए कि फाइंड, आपको इसका वैल्यू मान लीजिए आ रहा है 10 और इसके किसी एक रो यानी दूसरे रो में मान लीजिए कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 1 7 और 30 -20 और यहाँ पे लिखा हुआ है 40 1 5 6, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना ही से 10 गुना हो जाएगा। इसका अगर 10 है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 गुना यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर यह ए दिया और कहा जाए कि 3a निकालिए तो मैट्रिक्स में होता था कि सारे एलिमेंट में 3 से इंटू करते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में 3 से इंटू करना है यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आपको 3 से इंटू कर देना है।
कॉमन भी लेना है। आप चाहते हैं कि इसमें से अगर तीनों में 10 कॉमन लेना है तो रो सेकंड से आप 10 को कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं। पूरे में से अगर इसमें से भी 10 कॉमन लेना हो, रो 2 में से भी 10 कॉमन हो और रो 3 में से भी और रो 1 में से भी, तो आपको तीनों के अलग अलग 3 बार 10 यानी कि 1000 कॉमन हो जाएगा। यानी कि जो भी कॉमन लेना है किसी एक रो या किसी एक कॉलम से लेना है, यह हमारा बताता है कौन सा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, कोई एक रो या एक कॉलम ऐसा है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 0, तो भी इस डिटर्मिनेंट का जो हमारा वैल्यू होगा वह 0 होगा। उसके बाद यह 6th प्रॉपर्टी हुआ। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स को 2 के सम के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब समझना है, जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इस फॉर्म में, कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखा है x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c, नीचे है p q r, यहाँ है u v w। तो यहाँ रो 1 के तीनों एलिमेंट 2 2 के सम के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को भी 2 के डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। जिन 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है, एक में होगा x y z और यहाँ पे हो जाएगा p q r u v w, और प्लस एक में हो जाएगा हमारा क्या, तो a b c और p q r और u v w। ऐसे 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में हम दोनों डिटर्मिनेंट्स को लिख सकते हैं। यह हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। इन प्रॉपर्टीज के आधार पे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसके बारे में जरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम किताब से ले लेते हैं इसको बनाने के लिए, जिससे चीजें हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, यह सारे प्रॉपर्टीज हुए। इन प्रॉपर्टीज को क्लास नोट्स में भी आपके मिलेगा, वहां से एक बार रिकॉल करके सबको अच्छे से रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 1 1, ऐसे लिखा हुआ है। एक हमारे किताब से क्वेश्चन है और यहाँ है 1 1 प्लस x और यहाँ है हमारा 1, और इसके बाद लिखा हुआ है 1 1 और लिखा हुआ है 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। इसका वैल्यू दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्स वाई होगा। प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। एक चीज और, एक प्रॉपर्टी इसमें हम लोग मिस कर रहे हैं, छूट रहा है, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो में जोड़ दिया जाए या दूसरे रो से घटा लिया जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। या यह काम कॉलम के साथ भी किया जाए। अब जैसे हम कहें कि रो 1 के सभी एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करके इसको रो 2 में जोड़ना चाहते हैं, चाहे घटाना चाहते हैं, तो इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे हम कहें कि कॉलम 2 के सारे एलिमेंट में 1 से इंटू करके कॉलम 3 में से घटाना चाहते हैं, तो इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यह भी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स का, जो आपके नोट्स में मिल जाएगा, जो क्लास नोट्स हमने आपको लिखवाया हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से। अब उन प्रॉपर्टीज के यूज से आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो आप सिंपली उन प्रॉपर्टी के यूज से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको दिखाना है कि एक्स वाई होगा। ऐसा एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके तय है आना कि आएगा ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, देखें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ 5 5 5 होता, तो पहले रो 1 से 5 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 5 इंटू 1 1 1 बच जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या दिया है, 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को जीरो बनाने की जरूरत है। तो आप क्या करें, एक बार कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर लेते हैं। फ्रॉम C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। अभी हम बताए कि किसी कॉलम के सभी चीजों में किसी से इंटू करके, किसी कांस्टेंट से इंटू करके, अब यहाँ 1 से इंटू हुआ है कॉलम 1 में, इसको कॉलम 3 में से घटाया जा रहा है, तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। या किसी रो के ही सारे एलिमेंट्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उससे दूसरे रो से घटा लें या जोड़ दे दूसरे रो में, तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो कॉलम 3 में से हम कॉलम 1 को घटा रहे हैं, तो देखिए अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 1 1 1 ही रहेगा, 1 1 प्लस एक्स और 1 ही रहेगा। लेकिन कॉलम 3 टेंड्स टू, यानी कॉलम 3 के जगह पे क्या होगा, C3 माइनस C1। C3 में से C1 को घटा के लिखेंगे, तो 1 में से 1 हमारा घटेगा 0, फिर 1 में से 1 घटेगा 0, 1 प्लस वाई में से 1 घटेगा, हमारा क्या हो जाएगा वाई। 1 प्लस वाई में से हमें किसको घटाना है, तो वाई होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि आखिर 0 0 किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 ऑर्डर के किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करना है तो अगर इसके ज्यादा एलिमेंट 0 हो गए, 2 एलिमेंट 0 हो गए, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आसान है कॉलम 3 के अलग, क्योंकि 0 इंटू 0 का कोफैक्टर तो 0 ही होगा, फिर 0 इंटू 0 का कोफैक्टर 0 ही होगा। तो आपको सिंपली बस y को इंटू कर देना है y के कोफैक्टर में, वही हमारा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, एक्सपेंड इसको करते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं C3 के एलॉन्ग एक्सपेंड किए। तो 0 इंटू 0 का कोफैक्टर कुछ भी हो, फिर 0 इंटू 0 का कोफैक्टर कुछ भी हो, आप प्लस y इंटू y का कोफैक्टर, तो y इंटू y का कोफैक्टर आपको निकालना होगा। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे y इंटू, तो y वाला रो डिलीट, y वाला कॉलम डिलीट, तो क्या क्या हमारा बच गया 1 1 1 1 प्लस x। लेकिन यह तो माइनर निकला, कोफैक्टर के लिए इसके पहले साइन डालना होगा, यहाँ पे प्लस y इंटू, तो साइन क्या डालना होगा, तो -1 का पावर, इसका रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 यानी कि 6। तो यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, इसीलिए इसको 0 बनाया डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज की हेल्प से कि अब इसका तो कम से कम कोफैक्टर में मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अब बचा यह, तो -1 का पावर 6 इवन नंबर है यानी कि 1 ही होगा, तो y इंटू क्या हो जाएगा, 1 को 1 प्लस x में इंटू करेंगे तो 1 प्लस x, माइनस 1 इंटू 1 1, यहाँ 1 और -1 कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू आया xy डिटर्मिनेंट का, जो कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने सॉल्व किया। तो ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं कि स्पेशल आपके एनसीईआरटी या जो भी आप बुक पढ़ते हैं उस बुक में, वहां से उस चीज को एक बार देख के जाएंगे। हालांकि 2024 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट रिड्यूस सिलेबस में आता है, लेकिन आगे के एग्जाम्स में आएगा और बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस चीज को आप रिवाइज करके जाएंगे। और हमें लगता है कि जो डिटर्मिनेंट का यह वीडियो है, इसमें पूरे डिटर्मिनेंट को हम शॉर्टली कवर करने का कोशिश किए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा होता है, क्योंकि अगर आपको फायदा होगा या हमें पता चलता है तो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है कि और भी वीडियो बनाएं, अगर स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को इस वीडियो से क्विक रिवीजन में, एग्जाम के पहले रिवाइज करने में इस चैप्टर को कितनी मदद मिलती है। फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें और अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।